ठीक है, तो अब बात करते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम की। ये नाम हम सब ने कभी ना कभी सुना जरूर है, खासकर वो पुरानी हिंदी फिल्मों में या न्यूज में। हाँ बिल्कुल, 20 सूत्री कार्यक्रम। एग्जैक्टली मुझे तो हमेशा लगता था कोई विलन होता होगा जो गरीबों का राशन खा जाता होगा और हीरो कहता होगा मैं 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत तुम्हें सजा दूंगा। खैर, मजाक से हटकर ये असल में था क्या? इसकी शुरुआत हुई जुलाई 1975 में और सोर्स बताता है कि इसका मकसद बड़ा सीधा था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। हाँ, पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो इसका स्केल और एम्बिशन है। ये कोई एक स्कीम नहीं थी कि चलो ये एक काम कर दिया। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार का एक कंट्रोल रूम था। उस वक्त देश में केंद्र और राज्यों की सैकड़ों योजनाएं चल रही थी। राइट। तो ये प्रोग्राम उन सब योजनाओं के ऊपर एक इंटेंसिव मॉनिटरिंग प्रोग्राम की तरह था, एक छाता जिसके नीचे गरीबी हटाना, ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सब कुछ आ गया था। मतलब एक तरह की सुपर स्कीम। बिल्कुल, ये गरीबी हटाओ नारे का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। सिर्फ नारा नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने का एक सिस्टम बनाने की कोशिश। कंट्रोल रूम, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो ये मतलब समय के साथ इवॉल्व भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ सोर्स में PPP 86 का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें 119 आइटम्स थे। ये तो किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू से भी लंबा है। हाँ। और ये खासकर ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 65 आइटम्स के लिए इवैल्यूएशन बेस्ड क्राइटेरिया थे। इवैल्यूएशन बेस्ड मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि हाँ काम हो गया, बल्कि ये भी देखना कि काम कैसा हुआ, उसकी क्वालिटी क्या थी। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग। अच्छा। पूछा, पैसा तो खर्च हो गया, पर उससे फायदा कितना हुआ? और 20 आइटम्स के लिए तो बाकायदा फिजिकल टारगेट्स तय किए गए थे। जैसे कि इतने किलोमीटर सड़क बननी ही है या इतने गांवों तक बिजली पहुंचनी ही है। एग्जैक्टली। और ये टारगेट सिर्फ दिल्ली में बैठकर तय नहीं होते थे, ये केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर तय होते थे। तो ये टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का एक मिक्सचर था। बिल्कुल सही, एक मिला-जुला रूप। फिर आया TPP 2006, जिसने 21वीं सदी की चुनौतियों को ध्यान में रखा। तब तक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हो चुके थे। हाँ, तो TPP 2006 ने उसे भी अकाउंट में लिया। ये यूपीए सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी NCMP के साथ जुड़ा हुआ था। इससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम पॉलिटिकल रियलिटीज और इकोनॉमिक शिफ्ट्स के साथ इवॉल्व होता रहा। यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात लिखी है कि ये ग्रामीण गरीबी पर डायरेक्ट अटैक करने वाला पहला प्रोग्राम था। इसका क्या मतलब है? इससे पहले जो हो रहा था वो इनडायरेक्ट था? हाँ, एक तरह से। इससे पहले योजनाएं बनती थीं, पर वो अक्सर इनडायरेक्ट होती थीं। जैसे एक बड़ा डैम बना दिया, ये सोचकर कि इससे सिंचाई होगी, फसलें अच्छी होंगी और फिर कभी गरीबी कम होगी। ये एक लंबा रास्ता था। राइट। TPP ने कहा, नहीं, हम सीधे उस परिवार तक पहुंचेंगे जिससे मदद की जरूरत है। उसे जमीन दो, उसे रोजगार दो, उसके बच्चों के लिए स्कूल खोलो। डायरेक्ट एक्शन। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये राजनीतिक पार्टियों को बदलने के बावजूद केंद्र में बिना रुके चलता रहा। ये तो बहुत अजीब बात है ना? आमतौर पर तो नई सरकार आते ही पुरानी सरकार की स्कीम्स बंद हो जाती हैं। हाँ, या नाम बदल दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसका चलते रहना इसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस को नहीं, बल्कि इसकी पॉलिटिकल कंपल्शन को दिखाता है। कंपल्शन, मजबूरी। हाँ, मतलब गरीबी हटाना एक ऐसा मुद्दा बन गया था जिसे कोई भी सरकार नजरअंदाज कर ही नहीं सकती थी। ये प्रोग्राम एक तरह का नेशनल कंसेंसस बन गया था। पर हर चीज का एक जीवन चक्र होता है। 2015 तक आते आते मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI, जो इसे मॉनिटर करती थी, उसने इसे खत्म करने की सलाह दी। तो क्या इसे बंद कर दिया गया? नहीं, PMO ने इसे खत्म करने के बजाय नीति आयोग की मदद से इसे रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया। 50 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मिलाकर 30 अम्ब्रेला स्कीम्स में बदल दिया गया। तो एक तरह से TPP खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ, उसका DNA आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। बिल्कुल। तो TPP एक माइक्रो लेवल टॉप डाउन अप्रोच का उदाहरण था, एक कंट्रोल रूम। लेकिन विकास का एक दूसरा मॉडल भी है जो एकदम माइक्रो लेवल, हाइपर लोकल और सांसद केंद्रित होने का दावा करता है। और यहीं पर एंट्री होती है MP लैड्स की। हाँ, यानी सांसद निधि। ये तो हम सब सुनते हैं, खासकर चुनावों के टाइम पर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम।
ये टीपीपी के फलसफे से बिल्कुल अलग है। इसकी शुरुआत हुई 23 दिसंबर 1993 को। और तब हर सांसद को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे। आज के जमाने में तो ये रकम मजाक लगती है। हाँ बिल्कुल, एक छोटे शहर में एक अच्छा सा बोरवेल लगवाने में ही इतना खर्च हो जाता है। सही बात है। तो ये बस एक सिंबॉलिक जेस्चर था। असली खेल शुरू हुआ अगले ही साल 1944-45 में, जब ये रकम सीधा 1 करोड़ कर दी गई। सीधा 20 गुना। हाँ, फिर 98-99 में ये 2 करोड़ हुई और 2011 से ये 5 करोड़ हो गई हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 90 के दशक की शुरुआत में सांसदों की तरफ से ये मांग आ रही थी कि उनके पास एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिससे विकास का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचे। मतलब सांसद अपने इलाके में सीधे तौर पर काम करवा सकें बिना लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के। एग्जैक्टली, कि उन्हें लोकली फेल्ट नीड्स यानी स्थानीय जरूरतों का सबसे अच्छा अंदाजा होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर जाहिर है इसमें कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। खबरें आती थी फंड के गलत इस्तेमाल या इस्तेमाल ना होने की। बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी वैचारिक आलोचना ये हुई कि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के सिद्धांत के खिलाफ है। मतलब ये कि ये पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों का हनन करता है। ये एक क्लासिक पावर स्ट्रक्चर का सवाल है। अच्छा, समझाइए। देखिए, 73वें और 74वें संशोधन ने संविधान में पंचायती राज और नगर पालिकाओं को ताकत दी। संविधान कहता है कि गांव की सड़क सरपंच और पंचायत बनवाएगी, क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत पता है। हाँ, लेकिन MPLAD स्कीम सांसद को ताकत देती है कि वो सीधे आकर कहें, नहीं यहाँ सड़क नहीं, एक कम्युनिटी हॉल बनेगा। तो सवाल उठता है कि असली पावर किसके पास है? गांव की चुनी हुई पंचायत के पास या दिल्ली में बैठे सांसद के पास? ये तो बड़ा फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। खैर, इन बहसों के बावजूद ये स्कीम आज भी चल रही है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है आज? उद्देश्य वही है, सांसदों को लोकली फेल्ट नीड्स के आधार पर विकास के काम सुझाने के लिए सक्षम बनाना। और जोर इस बात पर है कि ये काम टिकाऊ होने चाहिए, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनने चाहिए। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। सांसद अपने इन 5 करोड़ रुपयों से क्या क्या कर सकते हैं? लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, तो इसे हम कुछ बड़े बकेट्स में बांट सकते हैं। पहला बकेट है बुनियादी जरूरतें, जैसे पीने का साफ पानी, पब्लिक टॉयलेट्स, सड़कें, गलियां, छोटे मोटे पुल। मतलब पानी, सड़क। हाँ, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन से जुड़े काम और एनर्जी, रोड्स, पाथवेज, ब्रिजेस जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी। इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है। हाँ बिल्कुल, जैसे CCTV कैमरे लगवाना या सोलर लाइट्स लगवाना। फिर आता है दूसरा बकेट, जिसे हम सामाजिक ढांचा या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, जैसे कम्युनिटी बिल्डिंग्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। हाँ, किसी गांव में बच्चों के लिए पार्क बन सकता है या एक छोटा सा स्टेडियम, स्पोर्ट्स पार्क्स, ये सब इसमें आता है। और मैंने देखा कि इसमें दिव्यांग लोगों के लिए भी खास प्रावधान है, जैसे व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल। हाँ, सुनने की मशीनें, ये बहुत ही स्पेसिफिक और ज़रूरी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें लग सकती हैं, पर ये किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई क्या कर सकते हैं की बात। अब आते हैं कि क्या नहीं कर सकते, क्योंकि असल खेल तो वहीं होता है। हाँ, और यहाँ पर नियम बहुत सख्त है। सबसे पहला, किसी भी तरह की रिहायशी इमारत बनाना मना है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। अच्छा, और किसी पुरानी संपत्ति की मरम्मत या रेनोवेशन हो सकती है, लेकिन उस पर 1 साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। और कोई अनुदान या लोन देना या जमीन खरीदना? बिल्कुल नहीं, कोई अनुदान या लोन नहीं दे सकते, किसी भी राहत कोष में योगदान नहीं कर सकते, सिवाय केंद्र, राज्य या यूटीज के। और जमीन खरीदना भी मना है। सबसे दिलचस्प नियम है, किसी भी अनाधिकृत कॉलोनी में काम नहीं हो सकता। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। और एक और, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर किसी एसेट का नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो बहुत जरूरी था, वरना हर गली में श्रीमान X यादगार हैंडपंप लगे होते। बिल्कुल, ये सब अकाउंटेबिलिटी के लिए है। इसी तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के साथ फंड्स को पूल करना भी मना है। अच्छा, इसमें SC और ST समुदायों के लिए कोई खास नियम है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुल फंड का कम से कम 15% SC आबादी वाले क्षेत्रों में और 7.5% ST आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च होना जरूरी है। तो ये एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है? बिल्कुल, ताकि विकास का फायदा समाज के सबसे वंचित तबकों तक भी पहुंचे। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। नई गाइडलाइंस में एक वेब पोर्टल का जिक्र है। हाँ,
अब पूरा प्रोसेस काम रेकमेंड करने से लेकर फंड रिलीज और मॉनिटरिंग तक सब कुछ एक वेब पोर्टल के जरिए होगा। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये दोनों प्रोग्राम दिखाते हैं कि भारत में विकास की योजनाएं कैसे जमीनी हकीकत और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से बनती और बदलती रही हैं। एक टीपीपी जो टॉप डाउन था, और दूसरा MPLADs जो बॉटम अप होने का दावा करता है। ये दोनों दिखाते हैं कि विकास का कोई एक सीधा सरल रास्ता नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मल्टी लेवल प्लानिंग पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ गवर्नेंस का नहीं है, ये पावर के ट्रांसफर की कहानी है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत ने कैसे एक पूरी तरह सेंट्रलाइज सिस्टम से, जहां मतलब दिल्ली ही सब कुछ थी, वहां से पावर को जमीनी स्तर तक, मतलब गांव और कस्बों तक ले जाने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, मतलब कहानी की शुरुआत तो आज़ादी के ठीक बाद से होती है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि 1950s और 60s में प्लानिंग का मतलब था प्लानिंग कमीशन, जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए प्लान बना रहा है। एग्जैक्टली। और जाहिर है जो राज्य सरकारें थी वो इससे खुश तो बिल्कुल नहीं थी। और हों भी क्यों, हर राज्य की अपनी जरूरतें हैं, अपनी परेशानियां हैं। अब दिल्ली में बैठकर ये कैसे तय कर सकते हैं कि तमिलनाडु के किसी गांव को सड़क की ज्यादा जरूरत है या केरल के किसी तटीय इलाके को स्कूल की। सही बात है। तो राज्यों ने आवाज उठानी शुरू की। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बड़े जॉइंट फैमिली में पहले सिर्फ बड़े पापा सारे फैसले लेते थे। हाँ, सही। लेकिन फिर बाठी भाई कहने लगे कि भाई हमारे बच्चों की स्कूल फीस अलग है, घर के खर्चे अलग हैं, हमें अपना बजट खुद बनाने दो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो मिड 1960s तक आते आते ये सेंटर और राज्यों के बीच एक प्रॉपर पावर स्ट्रगल बन गया। और सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। सेंटर ने कहा, ठीक है, आपको प्लानिंग की पावर चाहिए, ले लो। हाँ, पर एक शर्त पर। हाँ, शर्त ये कि इस पावर को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे नीचे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक लेकर जाओ। एग्जैक्टली। ये सेंटर का एक बहुत स्मार्ट मूव था। वो कह रहे थे कि अगर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हो तो इसे पूरी तरह से करो, राइट। सिर्फ अपने लेवल पर रोक कर मत रखो। और यहीं से मल्टी लेवल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, जिसने कागज पर तो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी ढांचा तैयार किया। तो ये जो मल्टी लेवल ढांचा था, ये असल में दिखता कैसा था? मतलब कितने लेवल्स थे इसमें? सोर्सेज में 5 अलग अलग लेवल्स का जिक्र है। हाँ, देखिए, कागज पर ये एक परफेक्ट पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर पहला लेवल, सेंट्रल लेवल प्लानिंग, हमारे 5 ईयर प्लान्स। हाँ, 5 ईयर प्लान्स, 20 सूत्री कार्यक्रम, MPLADs जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं। ये प्योर टॉप डाउन अप्रोच थी। ऊपर से आदेश आया, नीचे सबने पालन किया। ठीक है। फिर दूसरा लेवल था स्टेट लेवल प्लानिंग, जहां राज्यों ने अपने स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स बनाए। ये सेंटर के प्लान के साथ साथ चलते थे, लेकिन इनमें राज्यों की अपनी प्राथमिकताएं शामिल होती थीं। यहाँ तक तो ठीक है, ये क्लासिक फेडरल स्ट्रक्चर जैसा लगता है। असली खेल तो शायद इसके नीचे शुरू हुआ होगा। वहीं पर तीसरा लेवल था डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। 1960s के आखिर तक जिलों के अपने प्लानिंग बोर्ड्स, मतलब DPBs बनने लगे। अच्छा। और यहाँ एक पेज था। इसका डी फैक्टो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को बनाया गया। ओ, डी फैक्टो मतलब कागज पर शायद कोई और हो, पर असली बॉस DM साहब ही थे। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग की बागडोर अभी भी एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में थी, किसी चुने हुए नेता के हाथ में नहीं। सुनने में तो ये काफी सिस्टमैटिक लगता है, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। लेकिन क्या ये असल में काम कर रहा था, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा अधिकारी बस स्टेट से आए निर्देशों पर मुहर लगा रहा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना भी बनी। इसके नीचे 2 और लेवल थे। चौथा था ब्लॉक लेवल प्लानिंग, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। ब्लॉक को एक तरह का हब या नोडल बॉडी बनाया गया, जहां आसपास के गांव की जरूरतें आके मिलती थीं। हाँ, और फिर एक साथ जिले के पास भेजी जाती थीं। और पांचवां लोकल लेवल प्लानिंग, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएं शामिल थीं। तो थियोरेटिकली ये एक बहुत खूबसूरत सिस्टम था कि गांव की आवाज ब्लॉक तक, ब्लॉक की डिस्ट्रिक्ट तक और फिर ऊपर तक जानी थी। एग्जैक्टली। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो हमेशा ही फर्क होता है। पर इससे पहले कि हम इसकी नाकामी पर बात करें, एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा। सोर्स में एक फुटनोट है जो बताता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी प्लानिंग के 3 अलग अलग मॉडल बनाए गए थे, विलेज, ट्राइबल और हिल एरिया प्लानिंग। ये बंटवारा क्यों जरूरी था? ये सबसे दिलचस्प बात है कि उस दौर के प्लानर्स ये समझ रहे थे कि वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच भारत जैसे विविध देश में चल ही नहीं सकती। सही।
उन्होंने बहुत गहराई से सोचा। देखिए, गांव में लोगों में सामाजिक सांस्कृतिक समानताएं होती हैं, मतलब एक जैसा रहन सहन, तीज त्योहार। लेकिन आर्थिक समानता नहीं होती। कोई बड़ा जमींदार है, कोई खेतीहर मजदूर। बिल्कुल। तो उनकी प्लानिंग का फोकस आर्थिक विकास पर ज्यादा होगा। अब आदिवासी क्षेत्रों को देखिए, ट्राइबल एरियाज, हाँ, वहाँ सामाजिक समानता बहुत ज्यादा होती है। कबीले का कल्चर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन पारंपरिक आर्थिक गतिविधियां बहुत सीमित होती हैं। जंगल से जुड़े काम, थोड़ी बहुत खेती। तो उनके लिए प्लानिंग का फोकस सोशल फैब्रिक को बचाते हुए नए आर्थिक अवसर पैदा करना था। एग्जैक्टली। और फिर पहाड़ी इलाके, हिल एरियाज। पहाड़ी इलाकों में दोनों ही चीजें बिखरी हुई हैं। लोग दूर दूर रहते हैं तो सामाजिक जुड़ाव भी कम होता है, और मुश्किल भूगोल की वजह से आर्थिक अवसर भी कम होते हैं। तो वहां की प्लानिंग का मकसद कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। ये दिखाता है कि सोच तो बहुत गहरी थी। वाकई काफी न्यूआंस्ड थिंकिंग थी। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी गहरी सोच के बावजूद ये मल्टी लेवल प्लानिंग का इतना भव्य मॉडल फेल क्यों हो गया? सोर्सेस कहते हैं कि मकसद तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग को बढ़ावा देना था, पर ये लोगों की भागीदारी लाने में पूरी तरह नाकाम रहा। इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण था अ लैक ऑफ एम्पैथी फैक्टर। एम्पैथी फैक्टर मतलब सहानुभूति की कमी। हाँ, वो जो हमने पिरामिड की बात की थी कि गांव की आवाज ऊपर तक जाएगी, वो सिर्फ कागज पर हुआ। असल में हर लेवल पर बैठे अधिकारी और नेता अपनी अपनी दुनिया में योजनाएं बना रहे थे। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट वाले ने ये नहीं सोचा कि ब्लॉक लेवल पर क्या मुश्किलें हैं, स्टेट वाले ने डिस्ट्रिक्ट की नहीं सुनी। वो कनेक्शन, वो सहानुभूति कभी पैदा ही नहीं हो पाई। ये तो बिल्कुल किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा है, जहां टॉप मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाता है और सोचता है कि ये शानदार है, लेकिन ग्राउंड पर काम करने वाले सेल्समैन को पता होता है कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। एकदम सटीक। या कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह। हाँ, जहां सब अपना अपना हिस्सा लिखकर भेज देते हैं, बिना ये देखे कि वो एक दूसरे से जुड़ भी रहा है या नहीं। बिल्कुल। और दूसरा कारण और भी ज्यादा गहरा था, जिसे हम पॉलिटिकल हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं। वो था फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी। जो राज्य सेंटर से ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे कि हमें पैसा दो, हमें अपने हिसाब से खर्च करने दो, वही राज्य अपने जिला और ब्लॉक लेवल के लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल पावर्स देने से कतरा रहे थे। अरे वाह, मतलब पावर हमें दो पर हम नीचे किसी को नहीं देंगे। ये तो क्लासिक डबल स्टैंडर्ड हो गया। बिल्कुल। पावर नीचे तक ट्रांसफर ही नहीं हुई, वो बीच में ही राज्यों के पास आकर अटक गई। और ऊपर से सोर्स ये भी बताता है कि उस वक्त लोकल बॉडीज के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, मतलब संवैधानिक रूप से उनकी कोई ताकत ही नहीं थी। तो वो बस राज्य सरकारों की योजना में एक कॉम्प्लीमेंट्री या सहायक भूमिका निभा रहे थे। हाँ, बिना किसी वित्तीय आजादी के और बिना पैसे के कैसी प्लानिंग और कैसी आजादी, है ना? तो MLP का फेलियर एक तरह से तय था, तो इसी नाकामी ने फिर आगे का रास्ता दिखाया होगा। हाँ, MLP की विफलता ने ही एक नई और ज्यादा रेडिकल सोच को जन्म दिया, द नीड फॉर जेन्युइन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अच्छा। प्लानर्स को समझ आ गया कि सिर्फ प्रशासनिक आदेशों से काम नहीं चलेगा। अगर पावर को सच में नीचे तक पहुंचाना है तो लोकल बॉडीज को संवैधानिक ताकत देनी होगी। और यहीं से 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की नींव पड़ी। बिल्कुल, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी PRIs को एक संवैधानिक दर्जा दिया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। तो सरकार के सामने अब दो बड़े चैलेंज थे, जैसा कि सोर्सेज में लिखा है। एक तो प्लानिंग को समय पर पूरा करना, और दूसरा था इकोनॉमिक प्लानिंग को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में करना, मतलब प्लानिंग की प्रक्रिया को ही डेमोक्रेटाइज करना। और इसी दूसरे चैलेंज का जवाब था पंचायती राज। हाँ, मई 2002 में एक ऑल इंडिया पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंच से घोषणा की थी कि PRIs को जल्द ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा वादा था। लेकिन एक मिनट, वादा करना एक बात है और उसे निभाना दूसरी। क्या ये वाकई हुआ? क्योंकि सोर्सेस तो PRIs के सामने खड़ी चुनौतियों की एक लंबी लिस्ट भी दिखाते हैं। ये तो फिर वही भारतीय परिवार वाली कहानी लगती है। बच्चों को कह तो दिया कि तुम आजाद हो, लेकिन पॉकेट मनी पर कंट्रोल अभी भी माता पिता का ही है। आपने फिर से दुखती रग पर हाथ रख दिया। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं और आज भी हैं। अच्छा। अगर हम सोर्सेस को देखें तो 5 मुख्य समस्याएं बार बार सामने आती हैं, और इन्हें एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी कड़ियों की तरह देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी और पहली कड़ी क्या है? पैसा। हमेशा की तरह पैसा। PRIs की वित्तीय स्थिति आज भी डामाडोल है। उनके पास टैक्स लगाने की शक्तियां तो हैं, लेकिन कौन सा टैक्स वो लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं, ये अभी भी साफ नहीं है। अच्छा। और कई बार राज्य सरकारें ही उन्हें जरूरी अधिकार नहीं देती।
ये तीसरा पॉइंट है स्टेट प्रोक्रेस्टिनेशन। राज्य सरकारें अक्सर पीआरआईज को शक्तियां और फंड सौंपने में टालमटोल करती हैं। और जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके अधिकार क्या हैं, तो वो मांगेंगे कैसे? ये शायद चौथी चुनौती होगी, जागरूकता की कमी। बिल्कुल, आम लोगों में राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब आरटीआई और पीआरआईज के कामकाज को लेकर जागरूकता बहुत कम है। और इन सब पर हावी है पांचवी और शायद सबसे जमीनी हकीकत, मनी एंड मसल पावर। ओह हाँ, आज भी पीआरआई चुनावों में पैसे और बाहुबल का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। जब चुनाव ही ऐसे जीता जाएगा तो जीतने के बाद डेमोक्रेटिक प्लानिंग और एम्पैथी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि 11वें 5 ईयर प्लान के दस्तावेजों में खुद ये चिंता जताई गई थी कि कई राज्यों ने पीआरआई से उनकी फंक्शनल पावर्स छीन ली हैं। हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि सेंटर से जो पैसा गांव के विकास के लिए भेजा जाता है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब सिस्टम में लीकेज बहुत ज्यादा है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इन्हीं सब समस्याओं और एमएलपी के अनुभव से सीखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच में एक और बड़ा बदलाव आया 2014 में। हाँ, 2014 में प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ। इसे सिर्फ नाम का बदलाव समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये प्लानिंग की पूरी फिलॉसफी में एक बदलाव था। हाँ, नीति आयोग को एक न्यू डेवलपमेंट थिंक टैंक कहा गया, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये पुराने प्लानिंग कमीशन से अलग कैसे? देखिए, प्लानिंग कमीशन एक तरह से कंट्रोलर की भूमिका में था। वो प्लान बनाता था, राज्यों को बताता था कि क्या करना है, और पैसा भी वही बांटता था। बिल्कुल। ये वन साइज फिट्स ऑल ऑन ये अप्रोच थी। नीति आयोग को एक फैसिलिटेटर या सलाहकार के तौर पर बनाया गया है। इसका काम है बॉटम अप अप्रोच को बढ़ावा देना। मतलब प्लान नीचे से बनकर ऊपर आए, ना कि ऊपर से थोपे जाएं। एग्जैक्टली। और इसके लिए राज्यों का साथ लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, ताकि योजनाओं को अंतिम रूप देने में सबकी भागीदारी हो। ये टीम इंडिया की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश है, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। सही। मतलब सेंटर और राज्य अब बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करेंगे, जहां दोनों मिलकर देश के लिए फैसले लेंगे। एक मिनट, आपने नीति आयोग की बात की जिसका मकसद डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन असली पावर तो पैसे से आती है। तो क्या नीति आयोग के आने के बाद सेंटर ने राज्यों को फाइनेंशियली ज्यादा एम्पावर किया है, या ये सिर्फ एक सलाह देने वाली संस्था बनकर रह गई हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और आंकड़े बताते हैं कि 2015 के बाद से फाइनेंशियल रिलेशंस में बड़े बदलाव आए हैं। जैसे कि 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर राज्यों को अब केंद्रीय करों के पूल में 42% हिस्सा मिलता है, जो पहले से काफी ज्यादा है। मतलब राज्यों के हाथ में अब ज्यादा पैसा आ रहा है, जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यों को अब अपने स्टेट प्लान्स को लागू करने के लिए ज्यादा आसानी से फंडिंग मतलब लोन प्लस ग्रांट्स मिल रही है। अच्छा। जीएसटी के लागू होने से भी राज्यों की इंटरनल फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि उससे ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव यह है कि राज्य अब बाजार से ज्यादा उधार ले सकते हैं। बिल्कुल। जिसके लिए पहले बहुत मुश्किल होती थी। इसका एक बड़ा उदाहरण उदय स्कीम है। उदय स्कीम। हाँ, इस स्कीम के तहत राज्यों को अपनी बिजली बांटने वाली कंपनियां डिस्कॉम्स का कर्जा अपने ऊपर लेने की छूट दी गई। ये एक बहुत बड़ा कर्जा था, जिसे लेने के लिए राज्यों को मार्केट से भारी उधार उठाना पड़ा। ये दिखाता है कि सेंटर अब राज्यों को ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी और आजादी दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है, एक पूरी तरह सेंट्रलाइज सिस्टम से मल्टी लेवल प्लानिंग के फेलियर तक, और फिर पीआरआईज और नीति आयोग के जरिए एक नए ज्यादा डिसेंट्रलाइज भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश। बिल्कुल। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जैसे कदम जमीनी स्तर पर वाकई में उस एम्पैथी फैक्टर को ला पाएंगे जो एमएलपी के दौर में गायब था? सही बात है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। क्या ये नए स्ट्रक्चरल चेंजेस वाकई बॉटम अप प्लानिंग को हकीकत बना सकते हैं, या ये भी एक और टॉप डाउन एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, बस एक नए नाम के साथ? सोर्स हमें इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन सोचने के लिए ये एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। ये देखना भी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन पे चर्चा करेंगे। तो आज का विषय बड़ा दिलचस्प है। ये भारतीय राज व्यवस्था के एक ऐसे सत्ता संघर्ष की कहानी है
जहां एक संवैधानिक संस्था को एक ऐसी संस्था ने लगभग अप्रासंगिक बना दिया था जिसका जिक्र संविधान में कहीं था ही नहीं। बिल्कुल। एक तरफ है फाइनेंस कमीशन, संविधान की किताब में लिखा हुआ एकदम ऑफिशियल, जिसका काम था केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा करना। और दूसरी तरफ था प्लानिंग कमीशन, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एक समय पर इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने अपने संवैधानिक बड़े भाई को भी बौना महसूस करा दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो सरकारी दफ्तरों की लड़ाई नहीं है, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की, यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते की कहानी है। अच्छा। इसे समझने के लिए एक बड़े संयुक्त परिवार का उदाहरण लेते हैं। परिवार का मुखिया है केंद्र सरकार। ठीक है। और परिवार के कई सदस्य हैं, यानी राज्य सरकारें। अब हर सदस्य की अपनी जरूरतें हैं, अपने खर्चे हैं। किसी को बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना है, किसी को घर की मरम्मत करानी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। हाँ, तो परिवार ठीक से कैसे चलेगा? इसके लिए एक निष्पक्ष तरीका होना चाहिए कि पैसा कैसे बांटा जाएगा। फाइनेंस कमीशन को संविधान ने यही काम सौंपा था। वो उस परिवार का सबसे समझदार, निष्पक्ष बुजुर्ग था। चलिए, तो इस पूरी व्यवस्था की नींव से शुरू करते हैं। ये फाइनेंस कमीशन, इसे संविधान बनाने वालों ने क्या सोचकर बनाया था? इसका असल काम क्या था, एकदम बेसिक लेवल पर? देखिए, संविधान के आर्टिकल्स 270, 275 और 280 में इसका जिक्र है। संविधान बनाने वाले जानते थे कि भारत एक बहुत डाइवर्स देश है। कुछ राज्य इकोनॉमिकली मजबूत होंगे, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात, और कुछ पिछड़े होंगे, जैसे बिहार या नॉर्थ ईस्ट के राज्य। किसी के पास खनिज हैं, किसी के पास बंदरगाह हैं, और किसी के पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है। सही। तो देश को एक साथ रखने के लिए एक फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत थी। फाइनेंस कमीशन को इसी बैलेंसिंग एक्ट के लिए बनाया गया। अच्छा। इसका मुख्य काम था यूनियन और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा सुझाना। मतलब जो भी टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा, किस राज्य को कितनी सहायता, अनुदान यानी ग्रांट सेनेट की जरूरत है, ये सब तय करना। तो ये एक संवैधानिक अंपायर की तरह था। हाँ, बिल्कुल। एक अंपायर जो हर 5 साल में आके ये तय करता था कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का खेल फेयर तरीके से खेला जाए। सुनने में तो बहुत सीधा और जरूरी लगता है। जैसे घर में एक बड़ा तय करता है कि महीने की कमाई का कितना हिस्सा किस जरूरत पर खर्च होगा, बिल्कुल, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन सोर्सेज में लिखा है कि इसकी शक्तियों पर एक सीमा थी। वो क्या थी जिसने पूरी कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया? यहीं पर असली मोड़ है। फाइनेंस कमीशन का अधिकार ज्यादातर राज्यों के रेवेन्यू पक्ष तक ही सीमित था। रेवेन्यू पक्ष मतलब? अब ये रेवेन्यू और कैपिटल क्या है, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक राज्य सरकार है, उसका रेवेन्यू खर्चा क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें। हाँ, तनख्वाहें देना, स्कूलों में मिड डे मील चलाना, किसानों को सब्सिडी देना, पेंशन देना, ये रोजमर्रा के रिकरिंग खर्चे हैं। जैसे हमारे घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस। एग्जैक्टली। फाइनेंस कमीशन इन खर्चों के लिए पैसे के बंटवारे पर सिफारिशें देता था। लेकिन जो बड़े कैपिटल रिलेटेड मुद्दे थे, जैसे किसी राज्यों में एक नया एम्स बनाना है, एक एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछाना है, या कोई बड़ा बांध बनाना है, हाँ, उन पर इसका सीधा नियंत्रण नहीं था। अच्छा। ये वो खर्चे हैं जो एक बार होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाते हैं, जैसे घर खरीदना या कार लेना। हाँ। और देश के विकास के लिए यही कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे जरूरी होता है। फाइनेंस कमीशन इस बड़े खेल से लगभग बाहर था। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, और इसी गैप को भरने के लिए मैदान में उतरा प्लानिंग कमीशन। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान का हिस्सा भी नहीं था। मतलब अंपायर के होते हुए एक अलग से सुपर सिलेक्टर आ गया जो टीम के स्टार प्लेयर्स को चुन रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसे एक कैबिनेट रेजोल्यूशन से बनाया गया था। इसका उद्देश्य था देश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस को बढ़ावा देना। हमारी मशहूर पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। हाँ, वो इसी की देन थी। नेहरू के समाजवाद के दौर में इसका बहुत महत्व था। लेकिन इसकी असली ताकत आई सेंट्रल असिस्टेंस यानी केंद्रीय सहायता पर नियंत्रण से। एक मिनट, मतलब अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को एक नया विश्वविद्यालय या अस्पताल बनाना है, या अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसे फाइनेंस कमीशन के पास नहीं, बल्कि प्लानिंग कमीशन के पास जाना पड़ता था। बिल्कुल। राज्यों को विकास कार्यों के लिए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो भी ग्रांट्स या लोन्स मिलते थे, वो सब प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों पर निर्भर थे। बाप रे।
सोचिए, एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य में एक नई मेट्रो लाइन बनानी है। वो फाइनेंस कमीशन के पास नहीं जा सकते थे। उन्हें दिल्ली में प्लानिंग कमीशन के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती थी। तो इससे तो प्लानिंग कमीशन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। असीम शक्ति मिल गई। सोर्स में एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि पीसी ने संवैधानिक संस्था एफसी को एक्लिप्स करना यानी ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। वाह! जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है, वैसे ही केंद्र और राज्यों के बीच प्लानिंग कमीशन आ गया था। लेकिन क्या उस दौर में एक शक्तिशाली योजना आयोग की जरूरत नहीं थी? देश नया नया आजाद हुआ था, गरीबी थी और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए शायद एक केंद्रीकृत नजरिए की, एक सेंट्रलाइज्ड विजन की आवश्यकता थी। नहीं, आपका सवाल बहुत जायज है। वरना शायद सारा निवेश सिर्फ अमीर राज्यों में ही चला जाता। और यही प्लानिंग कमीशन के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क था। शुरुआत में इसका मकसद यही था कि देश के हर कोने का विकास हो, लेकिन धीरे धीरे शक्ति का केंद्रीकरण इतना बढ़ गया कि ये राज्यों के लिए एक अड़चन बन गया। तो जो ऑफिस वाला उदाहरण था वो यहाँ फिट बैठता है। आपका ऑफिस वाला उदाहरण सटीक है, पर इसमें एक चीज और जोड़ते हैं। एक तरफ है एचआर मैनेजर यानी फाइनेंस कमीशन, जिसके पास कंपनी की ऑफिशियल रूल बुक है, वो तनख्वाहें और रोज के खर्चे देखता है। ठीक। लेकिन बॉस का एक खास सलाहकार है, प्लानिंग कमीशन, जिसके पास कोई ऑफिशियल पद नहीं है, लेकिन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स का बजट, प्रमोशन और फॉरेन पोस्टिंग्स का फैसला वही कर रहा है। जाहिर है लोग एचआर मैनेजर से ज्यादा उस सलाहकार को महत्व देंगे। बिल्कुल। तभी तो पीवी राजा मन्नार जैसे लोगों ने, जो खुद फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भाई पहले ये तो तय कर लो कि किसका क्या काम है। ये रोल्स की एम्बिग्विटी बहुत बड़ी समस्या थी। और इसका असर राज्यों पर क्या पड़ता था? क्या वो खुद को बेबस महसूस करते थे? बिल्कुल। इसने केंद्र राज्य संबंधों की पूरी डायनामिक को बदल दिया। राज्य एक तरह से केंद्र के सामने याचक की भूमिका में आ गए थे। उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई थी। बहुत कम हो गई थी। प्लानिंग कमीशन, जिसमें ज्यादातर केंद्र के लोग होते थे, वो तय करता था कि किस राज्य को क्या मिलेगा। इसे वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच भी कहा जाता था। मतलब केरल की जरूरतें और उत्तर प्रदेश की जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन योजना दिल्ली में बैठे कुछ लोग बना रहे हैं। हाँ, और ये जमीनी हकीकत से कई बार बहुत दूर होता था। लेकिन फिर 1990 के दशक में हवा का रुख बदला, पूरा खेल ही पलट गया। जो सिस्टम दशकों से चल रहा था वो अचानक पुराना लगने लगा। ऐसा क्या हुआ? वो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। सोर्स में 5 बड़े बदलावों का जिक्र है जो एक साथ हुए और उन्होंने मिलकर पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल दिया। अच्छा, क्या थे वो? पहला था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का रास्ता अपनाया। लाइसेंस राज खत्म हो रहा था। तो अब केंद्र अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था। सही। राज्यों को अब खुद एक सीईओ की तरह सोचना था, उन्हें विदेशी निवेश आकर्षित करना था, अपने यहाँ बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाना था। इससे राज्यों का कद बढ़ा। दूसरा था 73rd and 74th अमेंडमेंट्स। संविधान में इन संशोधनों ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्तियां और पैसा मिला। तो प्लानिंग का फोकस बदला, टॉप डाउन से बॉटम अप हो गया। बिल्कुल। अब गांव से योजना बनाने की जरूरत महसूस हुई। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, कोalition गवर्नमेंट्स, गठबंधन सरकारों का दौर। हाँ, केंद्र में अब एक पार्टी का बहुमत नहीं था। क्षेत्रीय पार्टियां किंग मेकर बन गईं। अब डीएमके, तेलुगु देशम या तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां केंद्र सरकार का हिस्सा थीं। और उन्होंने अपने राज्यों के लिए ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता और ज्यादा रिसोर्सेज की मांग की होगी। जाहिर है, इससे केंद्र राज्य के बीच शक्ति का संतुलन नाटकीय रूप से बदल गया। तो ये कुछ ऐसा था कि जो राज्य अब तक सिर्फ पॉकेट मनी पर निर्भर थे, वे अब खुद कमाने लगे थे और घर के वित्तीय फैसलों में अपनी राय मांग रहे थे। बहुत अच्छा एनालॉजी है। जैसे घर का कोई युवा सदस्य जिसने एक स्टार्टअप शुरू कर दिया हो, वो अब परिवार के मुखिया से कहता है कि अब आप अकेले सारे फैसले नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। और इसी माहौल में चौथा और पांचवा बदलाव आया। 10th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों से पैसे के बंटवारे का फॉर्मूला बदला, जो राज्यों के लिए ज्यादा फायदेमंद था। और पांचवा, न्यू नीड्स। देश की जरूरतें बदल रही थीं। अब सिर्फ बांध और फैक्ट्री बनाना काफी नहीं था। नहीं, टैक्स रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए तरीकों पर जोर दिया जा रहा था। इन सब बदलावों ने मिलकर प्लानिंग कमीशन के पुराने सेंट्रलाइज मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। सोर्स में 2002 को एक वाटरशेड यानी एक ऐतिहासिक मोड़ बताया गया है। ऐसा क्या खास हुआ था उस साल? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच सालों से चल रही कोल्ड वॉर खत्म हो गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। उस साल सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन एक दूसरे से मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर एक कोलैबोरेटिव रोल में काम करेंगे। ये सिर्फ एक बयान था या सच में कोई बदलाव आया?
नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था और इस नई दोस्ती को दर्शाने के लिए सोमपाल नाम के एक सदस्य को दोनों कमीशंस का मेंबर बनाया गया। अच्छा। ये एक फिजिकल एंड आइडियोलॉजिकल कनेक्शन का प्रतीक था। ये कहने का एक तरीका था कि देखो, अब हम एक ही टीम में हैं। और वो FRBM एक्ट 2003 का क्या मामला था? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नाम तो बहुत भारी भरकम है, लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या था? वो राज्यों की स्वायत्ता के लिए एक गेम चेंजर था। इस एक्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों को वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा। मतलब अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने होंगे? हाँ, ज्यादा उधार नहीं लेना है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा राज्यों को मिला। इसने राज्यों को यह अधिकार दिया कि अगर वे अपने वित्तीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हैं तो वे अपनी योजनाओं के लिए केंद्र की अनुमति के बिना सीधे बाजार से उधार ले सकते हैं। अच्छा, मतलब पहले अगर किसी राज्य को पैसे चाहिए थे तो उसे केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। हाँ। लेकिन अब अगर उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो वो सीधे बैंक या फाइनेंशियल मार्केट से लोन ले सकता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब अच्छा काम करने वाले राज्यों को इनाम और खराब वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को एक तरह से सजा मिलने लगी। हाँ, वो भी बाजार के जरिए, न कि केंद्र के जरिए। ये बहुत बड़ी बात थी। इसने राज्यों को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड किया और इससे उनमें एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी बड़ी होगी। बिल्कुल। अब वे सिर्फ खर्च करने वाली एजेंसी नहीं थे, बल्कि अपने फाइनेंसेस के मैनेजर बन गए थे। इसके साथ ही वैट और फिर GST जैसे टैक्स सुधारों ने राज्यों को अपनी आमदनी बढ़ाने और अपने पैरों पर खड़े होने में और मदद की। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? फिर 2015 में प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ये क्या सिर्फ नाम बदला था या काम भी बदला? इसने पूरे समीकरण को ही बदल दिया है। अब PC बनाम FC की पुरानी बहस अकादमिक हो चुकी है, हालांकि उसके सबक आज भी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग संस्था है। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि नीति आयोग राज्यों को फंड एलोकेट नहीं करता। अच्छा, तो वो शक्ति अब किसके पास है? वो शक्ति अब पूरी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस कमीशन के पास है। मतलब ये एक बैंक नहीं बल्कि एक थिंक टैंक है, एक सलाहकार। तो मतलब सब ज्ञान, नो पैसा? एकदम सही। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका काम सलाह देना, नीतियां बनाने में मदद करना, राज्यों के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। असल में ये सिर्फ एक संस्था का बदलाव नहीं था, ये शासन के दर्शन का, फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस का बदलाव था। हम प्लानिंग के दौर से निकलकर गवर्नेंस के दौर में आ गए, जहां केंद्र योजनाएं थोपता नहीं बल्कि राज्यों को सक्षम बनाने का काम करता है। ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे काम करता है? कोई उदाहरण है? जरूर। जैसे नीति आयोग स्वास्थ्य या शिक्षा के सूचकांक, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स जारी करता है। इससे राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन बेहतर कर रहा है। एक तरह से क्लास का रिपोर्ट कार्ड है जो सबके सामने लगा दिया जाता है। बिल्कुल। कोई राज्य अगर सफाई में अच्छा कर रहा है तो दूसरे राज्य उससे सीखते हैं। ये हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और जब अच्छा करने की होड़ लगती है तो वो हुआ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये ज्ञान साझा करने का मंच बन गया है। सोर्स में लिखा है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग को बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर, यानी केंद्र में राज्यों का सबसे अच्छा दोस्त कहा है। क्या ये सच में एक बेस्ट फ्रेंड है या फिर ये भी एक अलग तरह का केंद्रीय प्रभाव है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बदलाव तो जमीनी है। पहले एक गैर संवैधानिक संस्था राज्यों के लिए पैसे की तिजोरी की चाबी रखती थी। आज वो स्थिति नहीं है। सही बात है। आज राज्यों के पास ज्यादा वित्तीय शक्ति और स्वायत्तता है। वो पॉलिसी मेकिंग में एक्टिव पार्टनर है, सिर्फ योजनाओं के रेसिपिएंट नहीं। लेकिन क्या इसका प्रभाव प्लानिंग कमीशन जितना मजबूत है? आलोचक ये भी कहते हैं कि नीति आयोग की सलाह मानना या न मानना राज्यों पर है, इसलिए इसका प्रभाव उतना मजबूत नहीं है। लेकिन शायद यही इसका मकसद है, सलाह देना, मजबूर करना नहीं। ये उस दौर से बिल्कुल उल्टा है जब दिल्ली में बैठा प्लानिंग कमीशन तय करता था कि तमिलनाडु के किसी गांव में क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत में प्लानिंग के क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। देखिए, आजादी के बाद भारत ने प्लानिंग का एक बहुत ही एम्बिशियस रास्ता चुना था। 5 ईयर प्लान्स, बड़े बड़े बांध, स्टील प्लांट्स। बिल्कुल। और सपना एक आधुनिक, एक समृद्ध भारत का था। लेकिन आज भी इतने दशकों के बाद हम गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, मतलब उन्हीं बुनियादी समस्याओं से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई?
आज हम अपने सोर्सेज के जरिए इसी क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये जो आलोचनाएं हैं ये कोई आज की नहीं है। अच्छा। आजादी के बाद से ही एक्सपर्ट्स इन कमियों की तरफ इशारा करते रहे हैं। सोर्सेज हमें दिखाते हैं कि ये कोई एक दो गलतियां नहीं थी, बल्कि कुछ बुनियादी खामियां थी जो हमारे पूरे प्लानिंग के ढांचे में ही थी। मतलब अ फाउंडेशनल फ्लॉ। एग्जैक्टली। और आज हम इन्हीं खामियों की परतें खोलेंगे। तो चलिए पहली और सबसे बुनियादी खामी से शुरू करते हैं, जिसे सोर्सेज कहते हैं लैक ऑफ पर्सपेक्टिव इन प्लानिंग। ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है कि कोई दृष्टिकोण नहीं था। इसका जमीनी मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत सीधा और सच कहूं तो चौंकाने वाला है। देखिए, किसी भी अच्छी प्लानिंग के दो सबसे बेसिक नियम होते हैं। ओके। पहला, आप जो भी नया प्लान बनाएं वो पिछले प्लान के इवैल्यूएशन पर आधारित हो। पहले ये तो देख लो कि पिछली बार क्या सही किया, क्या गलत, कहाँ फिसले। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है ना? हाँ। और दूसरा, एक लॉन्ग टर्म विजन हो, मान लीजिए 20 साल का, और उसे हासिल करने के लिए छोटे छोटे 5 साल के लक्ष्य हों। एक बड़ी मंजिल और उस तक पहुंचने के छोटे छोटे पड़ाव। राइट। भारतीय प्लानिंग इन दोनों ही पैमानों पर खरी नहीं उतरी। एक मिनट, क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई स्टूडेंट हर साल फाइनल एग्जाम तो दे रहा है, पर अपना रिपोर्ट कार्ड देखने या ये समझने की जहमत ही नहीं उठा रहा कि वो किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है। बिल्कुल। बस आंख बंद करके अगली क्लास की किताबें खोलकर बैठ गया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई एक दो बार हुई गलती नहीं थी। ये हमारे सिस्टम का, आप कह सकते हैं, डीएनए बन गया था। अरे बाप रे! बिना रिपोर्ट कार्ड के अगली क्लास में जाते रहना। और हमने ये लगभग 40 साल तक किया। 40 साल? हाँ, इसका मतलब है कि हमने अपनी गलतियों से सीखने का सबसे बुनियादी मौका ही गंवा दिया। अगली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती थी, पर पिछली योजना का कोई ठोस मूल्यांकन होता ही नहीं था। पर ऐसा हुआ क्यों? ये तो बहुत ही बेसिक सी बात लगती है। किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया गया, लेकिन सिस्टम की अपनी मजबूरियां थीं। सोर्सेज इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, डेटा कलेक्शन के लिए कोई एक सेंट्रल नोडल एजेंसी ही नहीं थी। हर मंत्रालय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से आंकड़े भेजता था, जिनमें कोई तालमेल नहीं होता था। अच्छा, तो सब कुछ बिखरा हुआ था। बिल्कुल। दूसरा, हमारा फेडरल ढांचा। केंद्र को हर आंकड़े के लिए राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, और वहां से जानकारी आने में महीनों, कभी कभी तो साल लग जाते थे। ओके। और तीसरा, जब तक वो आधा अधूरा डेटा आता भी था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। अगली योजना का ड्राफ्ट और बजट तो पहले ही तैयार हो चुका होता था। तो क्या ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता ही रहा? नहीं, साल 2000 में सी रंगराजन कमीशन की सिफारिश के बाद एक पैन इंडिया नोडल बॉडी बनाने पर सहमति बनी। कंप्यूटराइजेशन से डेटा कलेक्शन भी तेज हुआ। अच्छा, कुछ सुधार हुआ? हाँ, पर तब तक एक और नुकसान हो चुका था। पहली योजना में 20 साल का लॉन्ग टर्म विजन था, पर धीरे धीरे संसाधनों की कमी और राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण सरकारों को सिर्फ 5 साल के शॉर्ट टर्म लक्ष्य ज्यादा सुविधाजनक लगने लगे। कौन देखे 20 साल आगे क्या होगा, पहले अगला चुनाव तो जीते। बिल्कुल वही सोच। नतीजा ये हुआ कि हम छोटे छोटे गड्ढे तो भरते रहे, पर एक मजबूत लंबी सड़क बनाने का नक्शा ही खो बैठे। 10वीं योजना तक आते आते ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म ही हो गया था। ये वाकई चौंकाने वाला है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो इस शॉर्ट टर्म सोच का सीधा नतीजा लगता है, फेलियर इन प्रमोटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ। आज भी हम देखते हैं कि मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन देश के कई हिस्से बहुत पीछे छूट गए हैं। क्या ये भी प्लानिंग की ही देन है? इसे प्लानिंग की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक माना जाता है। कागज पर लक्ष्य हमेशा संतुलित क्षेत्रीय विकास का था, लेकिन हकीकत में इसका ठीक उल्टा हुआ। कैसे? जो राज्य पहले से थोड़े बेहतर थे वो और आगे निकल गए, और जो पिछड़े थे वो और पिछड़ गए। और इसकी जड़ भी प्लानिंग के तरीके में ही थी। अच्छा। फंड्स का बंटवारा सेक्टर के हिसाब से होता था। इतना पैसा कृषि को, इतना उद्योगों को, इतना ऊर्जा को। इस पर कम ध्यान दिया गया कि किस राज्य को असल में कितनी जरूरत है। ये ऐसा था कि एक परिवार में एक बच्चा सेहतमंद है और दूसरा कुपोषित, लेकिन आप दोनों को बराबर खाना दे रहे हैं। हाँ, ये सोचे बना कि कमजोर बच्चे को ज्यादा पोषण की जरूरत है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। नतीजा ये हुआ कि जिन राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर था, उन्होंने उन फंड्स का बेहतर इस्तेमाल किया और वो दौड़ में और आगे निकल गए। तो इस बढ़ती असमानता का एहसास कब हुआ और फिर क्या किया गया? एहसास होने के बाद सरकार ने एक दो तरफा रणनीति अपनाई। पहली थी डिफरेंशियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ओके। जिसके तहत ये माना गया कि पिछड़े राज्यों को ज्यादा मदद की जरूरत है। उन्हें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया, ज्यादा फंड्स दिए गए।
और दूसरी? दूसरी रणनीति 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आई, जब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ी। तब सरकार का रोल बदला। अब केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों में सड़कें, बिजली, पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है, ताकि प्राइवेट कंपनियां वहां निवेश करने के लिए आकर्षित हों। और यहीं पे एक और मुद्दा जुड़ता है। एक तरफ हम संतुलित विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सारी प्लानिंग दिल्ली में बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, ये हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग की जो आलोचना है, क्या ये असंतुलित विकास की एक बड़ी वजह नहीं थी? अब ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। सोस के मुताबिक नेहरू के बाद प्लानिंग लगातार और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होती गई। अच्छा। दिल्ली में बैठे योजना आयोग के एक्सपर्ट्स पूरे देश के लिए एक ही जैसी नीतियां बना देते थे, ये सोचे बिना कि बिहार की जरूरतें तमिलनाडु से और उत्तर प्रदेश की समस्याएं केरल से कितनी अलग हैं। और राज्यों का काम बस उन्हें लागू करना था। बस उन्हें लागू करना था। लेकिन फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्तियां दी गईं। वो तो एक बहुत बड़ा कदम था डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। वो एक ऐतिहासिक कदम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि वो अभी भी एक अधूरा सपना है। अधूरा क्यों? क्योंकि हमने स्थानीय निकायों को जिम्मेदारियां तो दे दी, पर उन्हें वित्तीय स्वायत्तता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी। उन्हें आज भी हर छोटे बड़े काम के लिए राज्य सरकारों से मिलने वाले फंड्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो वही बात हुई कि आपने किसी को गाड़ी की चाबी तो दे दी, पर पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं दिए। हम अब वो गाड़ी चलाएगा कैसे? बस उसे देख के खुश होता रहेगा। आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। बिना पैसों के अधिकार खोखले हैं। हालांकि हाल के वर्षों में केंद्र ने राज्यों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और वित्तीय सहायता देना शुरू किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण आज भी एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लानिंग की बुनियाद और ढांचे में ही कुछ खामियां थीं। अब जरा आर्थिक रणनीति पर आते हैं। सोर्सेज आर्थिक रणनीति में 3 बड़ी भूलों की ओर इशारा करते हैं। पहला, रोजगार पैदा करने की हमारी रणनीति एक तरफा थी, लॉपसाइडेड। दूसरा, हमने सरकारी कंपनियों यानी PSUs पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। और तीसरा, इस सब के बीच हमारी खेती किसानी कहीं पीछे छूट गई। बिल्कुल। पहले रोजगार की बात करते हैं, जो आज शायद देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही हमारा सारा ध्यान कैपिटल इंटेंसिव भारी उद्योगों पर था। स्टील प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी फैक्ट्रियां। राइट। इनमें हजारों करोड़ का निवेश तो होता था, लेकिन नौकरियां कुछ हजार ही निकलती थी। जबकि भारत जैसे देश को, जहां इतनी बड़ी आबादी है, लेबर इंटेंसिव उद्योगों की जरूरत थी। जैसे कि कपड़ा उद्योग या चमड़ा उद्योग। हाँ बिल्कुल, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, जहां कम लागत में लाखों लोगों को काम मिल सकता था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक ऐसी फुली ऑटोमेटेड रोबोटिक किचन बनाने पर सारा पैसा और ध्यान लगा दिया, जिसे बस एक आदमी रिमोट से चला ले। हाँ, सही है। बजाय एक ऐसी बड़ी सामुदायिक रसोई बनाने के जिसमें 100 लोगों को खाना बनाने, परोसने और साफ सफाई का रोजगार मिलता। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हमने उस रोबोटिक किचन को ही विकास मान लिया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ये सोच थोड़ी बदली और कृषि, एग्रो एक्सपोर्ट्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देने की कोशिश हुई। लेकिन वो शुरुआती गलती का असर आज तक हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखता है। और ये जो कैपिटल इंटेंसिव रोबोटिक किचन थे, ये ज्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU ही तो थे। हाँ, यहीं से दूसरी समस्या भी जुड़ जाती है। हाँ बिल्कुल। आजादी के बाद देश में सुई से लेकर जहाज तक बनाने के लिए PSU की जरूरत थी, ये सच है। लेकिन ये सिलसिला दशकों तक बिना किसी बदलाव के चलता रहा। और ये सरकारी कंपनियां धीरे धीरे विशालकाय मोनोपोली बन गईं। मोनोपोली बन गई, कोई कंपटीशन नहीं था। इसलिए न तो क्वालिटी की चिंता थी, न ही कस्टमर सर्विस की। अक्सर ये भारी घाटे में चलती थीं, जिसका बोझ टैक्स देने वाली जनता उठाती थी। मुझे याद है, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि एक लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद सालों इंतजार करना पड़ता था। हाँ, वो वेटिंग लिस्ट वाला जमाना। और जब कनेक्शन लगता था तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटती थी, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। स्कूटर के लिए भी ऐसी ही वेटिंग लिस्ट होती थी। बिल्कुल, वो उसी दौर का नतीजा है। आर्थिक सुधारों के बाद जब प्राइवेट सेक्टर को मौके दिए गए, तब जाके कंपटीशन बढ़ा, कीमतें कम हुई और क्वालिटी सुधरी। आज हम एक दिन में सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लेते हैं, ये उसी बदलाव का नतीजा है। और जब सारा पैसा, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा इन बड़े बड़े उद्योगों और PSUs पर लगी थी, तो देश के सबसे बड़े सेक्टर यानी कृषि का क्या हुआ? हमारा सोर्स कहता है एग्रीकल्चर was overshadowed by the industry। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी, जिसकी कीमत हमने दशकों तक चुकाई है। कृषि को बस उतना ही महत्व दिया गया जिससे शहरों की बढ़ती आबादी का पेट भरता रहे और उद्योगों को कच्चा माल मिलता रहे।
इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि असली भारत तो गांवों में बसता है। बिल्कुल। इस नीति ने एक समय देश में खाद्य असुरक्षा यानी फूड इनसिक्योरिटी का संकट खड़ा कर दिया था। हमें शर्मिंदगी के साथ अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा। सच्चाई यह है कि औद्योगिक विकास की नींव भी कृषि विकास पर ही टिकी होती है। जब किसान की जेब में पैसा होगा तभी तो वो फैक्ट्री में बना साबुन, ट्रैक्टर या टीवी खरीदेगा। राइट। ये समझने में हमें कई दशक लग गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जाकर पहली बार कृषि को विकास का कोर एलिमेंट माना गया। तो रणनीति में तो खामियां थी ही, लेकिन क्या हमने जो प्लान बनाए उन्हें सही तरीके से लागू भी कर पाए? क्योंकि एक अच्छी रणनीति भी खराब एग्जीक्यूशन की वजह से फेल हो सकती है। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सोर्सेज इसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पहली है फॉल्टी इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, मतलब फैक्ट्री लगानी कहाँ है ये तय करने में भी गलतियां हुई। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, इंडस्ट्री लगाने के कुछ बेसिक नियम होते हैं। या तो कच्चे माल के पास लगाओ, या बाजार के पास, या फिर जहां मजदूर आसानी से मिले। लॉजिकल है। लेकिन भारत में एक और सामाजिक उद्देश्य जोड़ दिया गया, पिछड़े इलाकों का विकास करना। मकसद नेक था कि इन पिछड़े इलाकों में बड़ी बड़ी सरकारी फैक्ट्रियां लगाई जाएं ताकि वहां विकास हो और रोजगार पैदा हो। विचार तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर क्या ये काम कर गया? दुर्भाग्य से ज्यादातर मामलों में नहीं। सोर्स कहता है कि इन बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इंजीनियर, मैनेजर जैसे स्किल्ड लेबर की जरूरत थी, जो उन पिछड़े इलाकों में थे ही नहीं। बिल्कुल। तो नौकरियां बाहर के पढ़े लिखे लोगों को मिली, स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा छोटी मोटी मजदूरी का काम मिला। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि वहां एक फैक्ट्री तो लग गई, लेकिन वो उस इलाके की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाई। वो एक द्वीप की तरह खड़ी रही। तो सबक ये मिला कि सिर्फ एक फैक्ट्री लगा देने से विकास नहीं होता। आपको वहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें यानी एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। और इन सब बड़े बड़े प्लान्स और फैक्ट्रियों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? हमारा अगला पॉइंट है रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। ये हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार ने पैसा जुटाने के लिए क्या किया? एक बहुत ही जटिल और बहुत ज्यादा दरों वाला टैक्स सिस्टम बनाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि उनके संसाधनों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के लिए किया जा सके। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंभीर हुए। जैसे कि ऊंचे टैक्स की वजह से टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर होने लगी, जिससे एक पैरेलल इकोनॉमी यानी काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो भी प्लान बना रही थी वो देश की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस हिस्से के लिए बना रही थी जो किताबों में दर्ज था। हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिस्टम के रडार से बाहर ही चल रहा था। बिल्कुल। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से प्राइवेट सेक्टर को लोन मिलना मुश्किल हो गया, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऊपर से गैर जरूरी सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती तनख्वाहें और पुराने कर्ज पर ब्याज का बोझ, ये सब सरकार का खर्च लगातार बढ़ाता रहा। तो हम एक ऐसे जाल में फंस गए जहां कमाई कम और खर्चे ज्यादा थे। एग्जैक्टली। और अब सबसे बड़ा और शायद सबसे संवेदनशील मुद्दा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, यानी पूरी योजना प्रक्रिया का राजनीतिकरण। सोर्स इस पे बहुत साफ है। एक लोकतंत्र में राजनीति हर चीज को प्रभावित करती है, ये स्वाभाविक है। राइट। लेकिन भारत में प्लानिंग, जो कि संतुलित विकास का एक साइंटिफिक टूल होनी चाहिए थी, वो अक्सर निहित राजनीतिक स्वार्थों यानी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने का एक उपकरण बन गई। मतलब फैसले इस आधार पर होने लगे कि किस राज्य में चुनाव है या किस समुदाय को खुश करना है। हाँ, न कि इस आधार पर कि असल में जरूरत कहाँ ज्यादा है। इससे विकास और भी ज्यादा असंतुलित हो गया। 2014-15 का इकोनॉमिक सर्वे तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो गठबंधन की राजनीति और हमारे संघीय ढांचे को पॉलिसी पैरालिसिस के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराता है। हाँ, और वो सर्वे सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकता, वो एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि समस्या सिर्फ नीतियों में नहीं, समाज में भरोसे की कमी में भी है। भरोसे की कमी? हाँ, सर्वे कहता है कि नेताओं और नीति निर्माताओं को रोल मॉडल बनना होगा। वो समाज में कॉन्ट्रैक्ट लागू करने के खराब रिकॉर्ड का हवाला देता है। उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स और टेलीकॉम घोटालों जैसे बड़े भ्रष्टाचार कांडों का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि कैसे गवर्नेंस के स्तर पर लोगों का भरोसा टूटा। सर्वे का निचोड़ यह है कि जब तक समाज में लोगों का सरकार पर और एक दूसरे पर भरोसा मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर भारतीय प्लानिंग का रिपोर्ट कार्ड काफी मिला जुला है। ये सिर्फ सफलताओं और असफलताओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उनके पीछे के क्यों की कहानी है। बिल्कुल। रणनीतिक भूलें, ढांचागत कमजोरियां और इन सब के ऊपर राजनीति का प्रभाव,
जो आज भी हमारे सामने अलग अलग रूपों में मौजूद है। बिल्कुल। ये सोर्सेस हमें यही दिखाते हैं कि प्लानिंग सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सही बात है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दशकों पहले जो चुनौतियां बताई गई थीं, जैसे असंतुलित विकास, रोजगार की कमी या राजनीति का दखल, वो आज भी एक नए रूप और नए नाम के साथ हमारे सामने खड़ी हैं। संदर्भ बदल गया है, पर मूल समस्याएं वही हैं। ठीक है, इस चर्चा से काफी कुछ साफ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इंक्लूसिव ग्रोथ पर चर्चा करेंगे। जरूर। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। बिल्कुल। तो जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी ग्रोथ प्रोसेस है जिसके फायदे समाज के हर तबके तक पहुंचे और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। ये सिर्फ जीडीपी नंबर बढ़ाने के बारे में नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि देश तो अमीर हो रहा है पर देश के बहुत सारे लोग गरीब ही रह जा रहे हैं। एग्जैक्टली। सोर्स मटेरियल यही बताता है कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वेल्थ क्रिएशन तो हुई, पर उसका फायदा कुछ ही लोगों को मिला। अच्छा। जिनके पास पहले से रिसोर्सेस थे, चाहे वो फिजिकल हो या ह्यूमन। हाँ, मतलब जिसके पास पैसा था उसने और पैसा बनाया, या जो पढ़ा लिखा था उसे अच्छी नौकरी मिल गई। सही। पर ग्रोथ का फायदा डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल। और सरकार को ये बात 2001-2 के आसपास समझ में आई। काफी देर से? हाँ, तब उन्होंने कॉन्शियसली इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ एक पॉलिसी शिफ्ट लिया। और ये सोच पॉलिसी में कब दिखी, मतलब ऑन पेपर कब आया? इसका सीरियस अटेंशन हमें 11th प्लान में दिखता है, जो 2007 से 2012 तक था। ओके। यहाँ पहली बार SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज और महिलाओं जैसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को ग्रोथ और डेवलपमेंट में शामिल करने की एक साफ पॉलिसी बनाई गई। और फिर 12th प्लान में तो इसे स्लोगन ही बना दिया, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, यहाँ फोकस और भी गहरा हो गया। सरकार ने यह समझा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये दो अलग अलग रास्ते क्यों? देखिए, शॉर्ट टर्म पॉलिसी का मकसद था तुरंत राहत देना, उन डिसएडवांटेज सेक्शंस तक जरूरी सामान और सर्विसेज पहुंचाना जहां उनकी भारी कमी है। जैसे एक इकोनॉमिक फर्स्ट एड। बिल्कुल, आप इसे इकोनॉमिक फर्स्ट एड कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं सोर्स में, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें मिड डे मील जैसी स्कीम्स आती हैं। हाँ, मिड डे मील। हम सबने स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के बारे में सुना है। और फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी इसी का हिस्सा है, राइट? हाँ, बिल्कुल। फिर हेल्थ केयर और सैनिटेशन में नेशनल हेल्थ मिशन, आशा वर्कर्स जो गांव में स्वास्थ्य की पहली कड़ी हैं। मिशन इंद्रधनुष। हाँ, टीकाकरण के लिए। और जाहिर है स्वच्छ भारत अभियान। और हाउसिंग के लिए इंदिरा आवास योजना, गरीबों के लिए घर बनाने में मदद। हाँ, और पीने के पानी के लिए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। एजुकेशन में भी तो था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, जिसका लक्ष्य था हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना। ये सब जरूरी कदम थे, लेकिन इस शॉर्ट टर्म अप्रोच की दो बड़ी कमियां थीं। क्या कमियां थी? पहली, ये सब्सिडी बेस्ड स्कीम्स हैं। इससे देश के खजाने मतलब नेशनल एक्सचेकर पर बहुत भारी बोझ पड़ता है। अच्छा। लॉन्ग रन में ये फिजिकली सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी कमी ये थी कि ये स्कीम्स टारगेट पॉपुलेशन को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना पाई। मतलब एक तरह की निर्भरता पैदा करती हैं। हाँ, डिपेंडेंसी। और इसी वजह से सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत महसूस हुई। तो अब आते हैं लॉन्ग टर्म प्लान पर। इसका फोकस था सेल्फ डिपेंडेंस और सस्टेनेबिलिटी पर। हाँ, इस पॉलिसी का मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना था। इसके तहत 4 तरह के प्रोग्राम्स पर जोर दिया गया। 4? कौन कौन से? पहला, गरीबी हटाने और रोजगार पैदा करने वाले सभी प्रोग्राम्स। दूसरा, हर लेवल पर एजुकेशन को प्रमोट करने वाले प्रोग्राम्स। ओके। तीसरा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये एक पुराना आइडिया है, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब ITIs का होना। यानी सबको सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हाथ का हुनर भी सिखाया जाए। बिल्कुल। और चौथा, जो कि एक नया आइडिया है, वो है स्किल डेवलपमेंट। Here's where it gets really interesting. स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया मिशन तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हाँ। सोर्स बताता है कि सरकार ने 2008-9 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC के जरिए एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। हाँ, NSDC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और टारगेट बहुत एम्बिशियस था। कितना? 2022 तक 50 मिलियन लोगों को स्किल करना या उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाना, मतलब अपस्किलिंग। 50 करोड़ लोग, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल।
व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये सब एम्पावरमेंट के बड़े आइडिया से जुड़ा है। एम्पावरमेंट, हाँ। 11th प्लान कहता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब एम्पावरमेंट हो, जब लोगों को लगे कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटी में सच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के अनुसार SCs, STs और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन एम्पावरमेंट का एक जरिया है, लेकिन इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्यादा डेलीगेशन होना जरूरी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ की स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ योजनाएं जोड़ना नहीं है, नहीं, बल्कि ग्रोथ के तरीके को ही बदलना है। प्रिसाइजली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, स्ट्रैटेजी का की फीचर ये है कि GDP ग्रोथ अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो एक जरिया है, मीन्स टू एन एंड। अच्छा। असली लक्ष्य मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? मतलब कैसे पता चले कि हम सही जा रहे हैं? इसके लिए मॉनिटरेबल टारगेट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें राज्यों के लेवल तक डिसएग्रीगेट किया जाता है। डिसएग्रीगेट मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि पूरे देश का औसत क्या है, बल्कि ये भी देखना कि अलग-अलग राज्य कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। समझ गई। ये सब करने के लिए चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, बहुत सारा पैसा चाहिए। हाँ, पैसा तो चाहिए। ये पैसा कहाँ से आता है? यहीं पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? बिल्कुल। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब है रिसोर्सेज, फिजिकल और ह्यूमन दोनों, को इकट्ठा करना और उन्हें देश के सोशियो इकोनॉमिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही दिशा में लगाना। तो ये सरकार की फिस्कल पॉलिसीज का सार हुआ? हाँ, कह सकते हैं। सोर्स बताता है कि इसमें 4 मुख्य एजेंट्स हैं जो रिसोर्सेज मोबिलाइज करते हैं। पहला तो है GOI यानी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को 2 तरह के टारगेट्स के लिए फंड चाहिए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल टारगेट्स, जैसे बिजली, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हाँ, टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह। और दूसरा है सोशल सेक्टर टारगेट्स। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल। दूसरा एजेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्हें भी अपने विकास के लिए पैसे चाहिए। वो अपने सोर्सेज, मार्केट बोरोइंग्स और केंद्र से मिले लोन से इसे पूरा करते हैं। हाँ, और 13 फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के बाद राज्यों को मार्केट से उधार लेने की ज्यादा आजादी मिली, बशर्ते उन्होंने अपना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लागू किया हो। अच्छा। तीसरा एजेंट है प्राइवेट सेक्टर। कंपनियों को भी वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत पैसा चाहिए। और एक रिफॉर्मिंग इकोनॉमी में ये और भी जरूरी हो जाता है। सरकार फाइनेंशियल सिस्टम को इस तरह से मैनेज करती है कि प्राइवेट सेक्टर को भी रिसोर्सेज मिलें। रिफॉर्म्स का एक बड़ा मकसद प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड्स की क्राउडिंग आउट को रोकना है। क्राउडिंग आउट मतलब ये क्या होता है? मतलब अगर सरकार बाजार से सारा पैसा उधार ले लेगी तो प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत कम पैसा बचेगा, ओह, जिससे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर असर पड़ेगा। समझ गए। और चौथा और आखिरी एजेंट जनरल पब्लिक यानी हम और आप। रिफॉर्म्स के दौर में सरकार के दोहरे लक्ष्य होते हैं। एक तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से सप्लाई को बढ़ाना, मतलब प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, और दूसरी तरफ मैक्रो स्टेबलाइजेशन के जरिए डिमांड को बनाए रखना। मतलब ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा। तो ये थी कहानी इंक्लूसिव ग्रोथ और उसे फंड करने के पीछे के सिस्टम की, यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। इसमें सरकार, प्राइवेट कंपनीज और हम आप सबका एक रोल है। एग्जैक्टली, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। जरूर। और ये टॉपिक सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये एक तरह से आजाद भारत की पूरी कहानी है। हाँ, मतलब कि देश ने खुद को, अपनी जरूरतों को और दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखा और बदला। बिल्कुल। क्योंकि इन्वेस्टमेंट शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हाँ। अपने पैसे को किसी ऐसे काम में लगाना जिससे और पैसा बने, जैसे कोई अपनी सेविंग से एक छोटी सी दुकान खरीद कर किराए पर दे दे, या किसी स्टार्टअप में पैसा लगा दे। हाँ, बिल्कुल। तो जब हम भारत के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करते हैं तो हम असल में क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए, मतलब सड़कें, अस्पताल, फैक्ट्रियां बनाने के लिए पैसा आया कहाँ से? किसने लगाया? सरकार ने या प्राइवेट कंपनियों ने, या फिर दोनों ने मिलकर? ये पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब है। और जैसा कि हमारे सोर्स में साफ लिखा है, ये कोई एक दिन में बना बनाया प्लान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। एक ऐसी कहानी जो जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ी और बदलती गई। बिल्कुल। और इस एवोल्यूशन को समझना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे भारत की आर्थिक सोच एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक गई है। तो इस पूरी यात्रा को कुछ फेजेस में समझते हैं। हाँ,
और पहला फेज तो बिल्कुल एक आदर्शवादी सपने जैसा था। फेज 1 जो 1951 से 1969 तक चला, द स्टेट लेड एरा। हाँ, मतलब वो दौर जब सरकार ही सब कुछ थी, सब कुछ सरकार करेगी वाला दौर। इसे स्टेट लेड डेवलपमेंट कहते हैं और उस समय का माहौल समझना बहुत जरूरी है। कैसा था माहौल? देखो, देश नया नया आजाद हुआ था। प्राइवेट सेक्टर के नाम पर कुछ बड़े औद्योगिक घराने थे, लेकिन उनके पास पूरे देश का बोझ उठाने की ना तो क्षमता थी, न ही शायद इच्छा थी। तो सरकार को लगा कि देश को शून्य से खड़ा करना है। हाँ, और उस समय के नेतृत्व का मानना था कि अगर विकास को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया तो वो सिर्फ मुनाफे वाले शहरी इलाकों में ही काम करेंगे। और गांव और पिछड़े इलाकों का क्या होगा? एग्जैक्टली। इसीलिए सरकार ने जिम्मा अपने ऊपर लिया। सारा जोर भारी उद्योगों पर था, बड़े बड़े बांध, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य। और इसी सोच से जन्मे थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs। हाँ, और नेहरू जी ने उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उस दौर की पूरी फिलॉसफी थी। बिल्कुल। भेल, सेल, ONGC ये सिर्फ कंपनियां नहीं थीं, ये राष्ट्र निर्माण के औजार थे। लेकिन इन मंदिरों को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? मतलब फंडिंग? सारा पैसा सरकार की अपनी तिजोरी से आ रहा था। मतलब जनता से वसूला गया टैक्स। हाँ, टैक्स, इन सरकारी कंपनियों से होने वाला थोड़ा बहुत मुनाफा और कुछ विदेशी मदद। मशहूर महल नोबिस प्लान, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था, वो इसी मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, सारा फोकस कैपिटल गुड्स पर था। मतलब मशीनें बनाने वाली मशीनें बनाओ ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। हाँ, सुनने में तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई जरूरत और हकीकत के फर्क में। सोर्स में इसके लिए एक बड़ी अच्छी लाइन है। क्या? Visible mismatches between the need and availability of investable funds. ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसको अगर आसान भाषा में कहें तो मतलब ये कि सपने और जेब के बीच का फासला बहुत ज्यादा था। अच्छा, देश को जितनी सड़कों, स्कूलों, फैक्ट्रियों की जरूरत थी, उसे बनाने के लिए सरकार के पास उतने पैसे नहीं थे। जरूरत 100 रुपए की थी और जेब में थे सिर्फ 10। और इस फासले को कुछ और चीजों ने भी बढ़ाया होगा। हाँ, दो बड़ी घटनाओं ने से और चौड़ा कर दिया। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध। ओहो। अचानक देश का सारा पैसा और ध्यान डिफेंस पर चला गया। जो पैसा विकास पर लगना था वो तोपों और टैंकों पर लगने लगा। तो नतीजा ये हुआ कि सरकार के इन्वेस्टमेंट टारगेट्स बस कागजों पर ही रह गए। हाँ, तो मतलब पहला मॉडल जो पूरी तरह सरकार पर निर्भर था, वो एक तरह से अपने ही वजन के नीचे दबने लगा। पैसे की कमी सबसे बड़ी दीवार बन गई। और इसी मजबूरी ने सरकार को कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। बिल्कुल। ये एहसास हुआ कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू हुआ हमारा अगला, एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौर। फेज 2, द जॉइंट सेक्टर एक्सपेरिमेंट, जो 1970 से 73 तक चला। हाँ। तो अब सरकार ने सोचा, चलो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ी मदद लेकर देखते हैं। हाँ, ये 1970 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नतीजा था। जॉइंट सेक्टर का आइडिया बड़ा दिलचस्प था। क्या था ये? ये किसी प्रोजेक्ट में एक मिलीजुली सरकार जैसा था। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी, तीनों मिलकर पैसा लगाएंगे और उसे चलाएंगे। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह दरवाजे खोलना तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत संभल कर उठाया गया कदम था। अच्छा। सरकार ने ये पार्टनरशिप सिर्फ उन बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स में की जहां कोई प्राइवेट कंपनी अकेले जाने से डरती थी। क्यों डरती थी? या तो उनमें पैसा बहुत ज्यादा लगना था, या फिर तकनीकी और वित्तीय जोखिम, मतलब फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रीजंस बहुत ज्यादा थे। तो सरकार ने कहा, ठीक है, तुम अकेले नहीं आ सकते, तो हम साथ चलते हैं, रिस्क भी आधा। एक तरह से सेफ्टी नेट का काम कर रही थी सरकार। बिल्कुल। लेकिन जो हुआ वो बड़ा मजेदार है। सोर्स बताता है कि समय के साथ इनमें से कई जॉइंट वेंचर में प्राइवेट पार्टनर ज्यादा कुशल और तेज साबित हुए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अरे वाह, मतलब सरकार ने शुरुआत की और प्राइवेट सेक्टर ने उसे आगे बढ़ाकर अपना बना लिया। एग्जैक्टली। तो सरकार ने अनजाने में भविष्य की कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लिए एक तरह से इंक्यूबेटर का काम किया। ये तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। बहुत बड़ा, भले ही छोटे स्तर पर यह पहली बार था जब सरकार ने माना कि देश के विकास में प्राइवेट पैसे की भी भूमिका हो सकती है। वो जो स्टेट विल प्रोवाइड एवरीथिंग वाला मॉडल था, उसमें ये पहली दरार थी। बिल्कुल। तो इस छोटे से प्रयोग के बाद
सरकार का आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ा होगा। और हम पहुंचते हैं फेज 3 पर, जो 1974 से 1990 तक चला। इसे हम कह सकते हैं फॉरेन कैपिटल विथ कंडीशंस, यानी विदेशी पैसा पर हमारी शर्तों पर। यहाँ की थीम थी, हमें मदद चाहिए लेकिन कंट्रोल हमारा ही रहेगा। इस दौर का प्रतीक था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974, एक बहुत सख्त कानून। हाँ, जो देश से बाहर जाने वाले हर डॉलर पर नजर रखता था। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप विदेशी मदद चाहते हैं और दूसरी तरफ इतने कड़े कानून बना रहे हैं। यही इस दौर का सबसे दिलचस्प पहलू है। सरकार को फॉरेन कैपिटल तो चाहिए था, पर सीधे सीधे कैश के रूप में नहीं। तो फिर कैसे? उनका जोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर था। वो विदेशी कंपनियों से कह रहे थे, हमें आपकी फैक्ट्री में लगे पैसे नहीं चाहिए, हमें आपकी फैक्ट्री बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए। अच्छा, हमें मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ। बिल्कुल, ताकि हम भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें और हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। और शर्तें भी बहुत सख्त थी। बहुत। सोर्स के मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट में विदेशी या प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ 26% तक ही हो सकती थी। मतलब मालिकाना हक और कंट्रोल हमेशा पब्लिक सेक्टर के पास ही रहेगा। हाँ, तो एक तरफ फेरा से विदेशी मुद्रा को कंट्रोल किया जा रहा था, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बहाने देश के प्राइवेट उद्योगों को आधुनिक बनाने की एक धीमी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। और फिर 80 के दशक के मध्य में देश के अंदर से ही बदलाव की आवाजें तेज होने लगी। अच्छा, 2 लगातार प्लानिंग कमीशंस ने कहा कि ये मॉडल अब काम नहीं कर रहा। उनका तर्क क्या था? सड़कें बनाना या गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और बाकी उद्योग जैसे कार या सीमेंट बनाना, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो एक तरह से 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों के इंटेलेक्चुअल ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा था। प्रिसाइसली, अंदर ही अंदर ये सोच बन रही थी कि अब कुछ बड़ा बदलना ही पड़ेगा। तो 1991 के उस भूचाल से पहले एक बार ये समझना जरूरी है कि उस समय की अर्थव्यवस्था दिखती कैसी थी। हाँ, एक रीकैप लेते हैं। सोर्स उसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताता है। बताइए। पहला, इकोनॉमी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर सरकार थी। दूसरा, सारी उम्मीदें पीएसयूज पर टिकी थीं। तीसरा, टैक्स सिस्टम का एकमात्र मकसद था ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निचोड़ना, जिसकी वजह से टैक्स की दरें बहुत ऊंची थी और टैक्स चोरी भी आम थी। सही बात। चौथा, सरकार के अपने गैर जरूरी खर्चे इतने ज्यादा थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी कामों के लिए पैसा कम पड़ जाता था। और एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट का भी जिक्र है। ये क्या था? ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए कि एक गांव में एक ही कुआं है। अगर सरकार एक बड़ा सा टैंकर लेकर आए और 90% पानी अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए निकाल ले, तो आम परिवारों के लिए कितना पानी बचेगा? बहुत कम। समझ गया। यही पैसों के साथ हो रहा था। सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से इतना ज्यादा कर्ज उठा लेती थी कि बैंकों के पास प्राइवेट कंपनियों को लोन देने के लिए पैसा ही नहीं बचता था। सरकार ने सारा फंड क्राउड आउट कर दिया था। एग्जैक्टली। और आखिरी बात, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हम नई टेक्नोलॉजी अपनाने में बहुत पीछे थे। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकार के कंट्रोल में नहीं थी, वो सरकार का एक एक्सटेंशन मानी जाती थी। बिल्कुल। पीएसयू सिर्फ कंपनियां नहीं थी, वो राष्ट्रीय नीति के औजार थे। इसीलिए 1991 में जो हुआ वो सिर्फ नियमों का बदलना नहीं था, वो भारत की पूरी आर्थिक पहचान का एक आइडेंटिटी क्राइसिस और उसका पुनर्जन्म था। और ये पुनर्जन्म एक बड़े संकट की कोख से हुआ। और हम पहुंचते हैं फेज 4 पर, द ईरा ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण का दौर, 1991 से आज तक। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक भूचाल। बिल्कुल। 90 के दशक की शुरुआत में देश दिवालिया होने की कगार पर था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि कुछ हफ्तों के इंपोर्ट का बिल चुकाने के भी पैसे नहीं थे। और ऊपर से खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी थी। हमें मदद के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ा। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी। और आईएमएफ ने मदद तो दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। क्या शर्तें दी? उन्होंने कहा, हम पैसे देंगे, पर आपको अपनी अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा बदलना होगा, उसे दुनिया के लिए खोलना होगा। और यहीं से इन्वेस्टमेंट मॉडल में सबसे बड़ा 180 डिग्री का बदलाव आया। हाँ, मॉडल अब गवर्नमेंट लेड से प्राइवेट लेड हो रहा था। सरकार ड्राइवर सीट से हटकर बगल वाली सीट पर बैठ रही थी। बिल्कुल। और ये बदलाव जमीन पर कैसे दिखा? सबसे पहला और बड़ा कदम था सरकारी मोनोपोली का अंत। मतलब? न्यूक्लियर पावर और रेलवे के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स जो अब तक सिर्फ सरकार के लिए रिजर्व थे, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। हाँ, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा
26% से बढ़ाकर कई सेक्टर्स में 100% तक कर दी गई। फिर एक नया शब्द बहुत पॉपुलर हुआ, पीपीपी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब सरकार मालिक नहीं बल्कि पार्टनर बन रही थी। और इसी पीपीपी को सफल बनाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया लाया गया। वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF। ओके वेट, वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये सुनने में ऐसा लगता है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को बस एक हैंडआउट दे रही है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छा सवाल है। तो फिर सरकार वो प्रोजेक्ट खुद ही क्यों नहीं बना लेती जैसे पहले करती थी? देखो, इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए देश के किसी दूर दराज के पिछड़े इलाके में एक हाईवे बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन उस पे ट्रैफिक इतना कम है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी उसे बनाने को तैयार नहीं। उसे पता है कि टोल से उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा। मतलब देश के लिए जरूरी है पर कंपनी के लिए घाटे का सौदा। बिल्कुल। ऐसे में सरकार कहती है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनाने में जितना घाटा होने का अनुमान है उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 40%, हम अपनी जेब से देंगे। अच्छा। ये जो घाटे का हिस्सा सरकार भरती है उसे ही वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। ये हैंडआउट नहीं है। ये उस प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से वायबल यानी संभव बनाने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। इससे फायदा ये होता है कि प्रोजेक्ट सरकार के मुकाबले ज्यादा तेजी से और कुशलता से बनता है और सरकार का पूरा पैसा भी ब्लॉक नहीं होता। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और ये पार्टनरशिप का आइडिया इतना चल निकला कि इसके कई अलग अलग मॉडल्स बन गए। हाँ, सोर्स में कई नाम है, BOT, BOT, BOLT। हाँ, ये मुश्किल नामों में उलझने की जरूरत नहीं है। The key takeaway isn't the names, but the flexibility. मतलब सरकार अब हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही साइज की शर्ट नहीं चल रही थी। नहीं, वो प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरह की पार्टनरशिप करने को तैयार थी। कभी वो चाहती थी कि कंपनी सिर्फ बनाए, बिल्ड, कभी चाहती थी कि बनाए भी, चलाए भी और कुछ सालों बाद सरकार को वापस सौंप दे। ट्रांसफर। और ये बदलाव सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों तक ही सीमित नहीं रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने माना कि सोशल सेक्टर यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में भी फंड्स की भारी कमी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों में भी प्राइवेट भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। और फिर 2013 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR। हाँ, अब तो ये शब्द हम सबने सुना है। इस कानून के तहत बड़ी कंपनियों के लिए अपने मुनाफे का 2% सामाजिक कामों पर खर्च करना जरूरी कर दिया गया। और सरकार ने बड़ी चालाकी से इस फंड को अपनी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की। हाँ, सोर्स में स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण है, जहां सरकार ने कंपनियों से अपील की कि वो अपने CSR फंड का इस्तेमाल टॉयलेट बनाने जैसे कामों में करें। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारे बदलाव एक ही बड़ी कहानी कह रहे थे कि सरकार की भूमिका बदल रही थी। हाँ, सरकार अब एक सख्त रेगुलेटर से ज्यादा एक फैसिलिटेटर यानी सुविधा देने वाला बन रही थी। और साथ ही समाज के वंचित वर्गों की केयरटेकर यानी देखभाल करने वाला। बिल्कुल। मुख्य उद्देश्य था प्राइवेट सेक्टर की क्षमता को अनशैकल करना यानी बंधनों से मुक्त करना। लेकिन ये शिफ्ट सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये तो बहुत गहरा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव भी रहा होगा। जबरदस्त। दशकों तक समाजवाद और सरकारी कंट्रोल को अच्छा माना गया था। अचानक प्राइवेट और विदेशी कंपनियों को हीरो बनाना, इसे लेकर बहुत बहस भी हुई होगी। बहुत जबरदस्त बहस हुई। ये सिर्फ एक आर्थिक नीति का बदलाव नहीं था, ये देश की आत्मा को लेकर एक बहस थी। अच्छा। एक बड़े वर्ग को लगा कि हम अपने संस्थापक सिद्धांतों को धोखा दे रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का डर दिखाया गया। मजदूर यूनियनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। और ये बहस तो आज भी किसी न किसी रूप में चलती है। बिल्कुल, कि देश के विकास में सरकार और बाजार का सही संतुलन क्या होना चाहिए। और 2014 के बाद इस प्राइवेट लेड मॉडल को और गति मिली। हाँ, 2014 के बाद आई सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए माहौल को और अनुकूल बनाने पर जोर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बड़ा मंत्र बन गया। इसके लिए कंपनी कानून, टैक्स कानून और भूमि अधिग्रहण जैसे कई पुराने और उलझे हुए नियमों को सरल बनाने की कोशिश की गई। हाँ, ताकि देश में पैसा लगाना और व्यापार करना आसान हो। तो कुल मिलाकर भारत की इन्वेस्टमेंट यात्रा एक बंद कमरे से निकलकर एक खुली दुनिया में पार्टनरशिप करने जैसी है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरत और हालात के हिसाब से एक देश की पूरी आर्थिक सोच विकसित होती है। बिल्कुल। और ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी चल रही है। सही बात है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच सही संतुलन खोजने की ये कोशिश लगातार जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।